नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जो है कॉन्टैक्ट लॉ। ये कॉन्टैक्ट लॉ का जो है हम लोग एक पार्ट है सेकंड यूनिट का। ये है आपका टॉपिक है कंसीडरेशन, मतलब प्रतिफल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लॉ के स्टूडेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो भी अगर आप लोग 3 ईयर्स के भी हैं, अगर 5 ईयर्स के भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आएगा ही क्वेश्चन इससे, जो कि एग्ज़ाम आने वाला है। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो इससे क्वेश्चन आएगा भी 100%। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, इससे क्वेश्चन आएगा ही। और बाकी दोस्तों कई लोग की क्यूरी आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये ऐसे ही अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो मेरे पास संपर्क जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लॉ से रिलेटिव कोई जानकारी चाहिए या और किसी विभाग में चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करवाऊँगा आपसे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग समझ लेते हैं, इसको बढ़िया से बता देता हूँ। तो आई होप है कि वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा, मतलब एकदम जैसे जी जान लगा करके मैं इस नोट्स को तैयार किया हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊँगा मेरे भाई, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल वे में। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कोई वीडियो पढ़ रहा है जो कि आपको नोट्स के माध्यम से बताया जा रहा है, और कहीं इतना समय नहीं है लॉ के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए भाई, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो इसलिए तो थोड़ा आवाज़ में थोड़ा मिसमैच होगा, तो उसको घबराइएगा मत आप लोग। तो चलिए कंसीडरेशन हम लोग पढ़ेंगे। कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल। ये सेक्शन आपके 2D में इसकी डिफिनीशन दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिनीशन दी है इसका। आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 2D में ये दिया गया है। देखिए डिफिनीशन है, सामान्य भाषा में यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति की इच्छा पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करना या करने से प्रवृत्त रहना ही उस प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल है। सही बात। जैसे एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, आप उस पर जो है पूरी तरह इच्छा हो उसकी, और उस पर इच्छा और प्रवृत्त हो, तो प्रथम व्यक्ति के लिए जो प्रतिफल हो है वही प्रतिफल होगा उसका। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार देख लीजिए, वचनदाता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिफिनीशन जरूर याद करिएगा। थोड़ा हार्ड है, नहीं याद होता जल्दी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, थोड़ा हार्ड भी है सब्जेक्ट, लेकिन हार्ड कुछ नहीं मेरे भाई। इसको भी मनुष्य ने, हमारे जैसे इंसान ने ही इस बुक्स को लिखा, इस डिफिनीशन को बनाया, तो हम लोग याद नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखिए वचनदाता की जो है वांछा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बात का किया जाना या करने से प्रवृत्त रहना, या रहा जाना, या रहा होना, या करना या करने से प्रवृत्त रहना, या करना या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देना, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। ये बहुत मतलब हार्ड है थोड़ा डिफिनीशन, बार बार उसी चीज़ को घुमा दिया, तो आप लोग मतलब घूमिएगा मत, इसको सही से एक बार पढ़ लीजिएगा नोट डाउन करके, तब आपको समझ में 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे मतलब फ्री माइंड में, तो ये डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगा। विधि देखिए, विभिन्न विधिशास्त्रियों ने भी प्रतिफल को परिभाषित करने का प्रयास किया। देखिए किसके द्वारा, देखिए फ्रेडरिक पोलक ने जो कहा, इन्होंने कहा इनके अनुसार प्रतिफल ऐसा मूल्य है जिसके बदले में दूसरे पक्षकार के वचन का कृत्य किया जाता है, ऐसा वचन परिवर्तनीय होता है, ये कहा गया इनके द्वारा। न्यायमूर्ति ब्लैक स्टोन द्वारा क्या कहा गया है, जस्टिस ब्लैक स्टोन बहुत ही फेमस थे आपके जूरिस। देखिए इनके अनुसार प्रतिफल का अर्थ ऐसी जो है क्षतिपूर्ति से है जो वचनदाता को उसके वचन के बदले में दूसरे के द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा कहा गया। समान शब्दों में प्रतिफल वचन का मूल्य है। देखिए उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नंबर फर्स्ट, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो। नंबर सेकंड आपका है, प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा अथवा व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका, प्रतिफल भूतकालिक, वर्तमान तथा भावी हो सकता है, ये भी कहा गया। आपका एक वैध प्रतिफल के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, देखिए एक वैध प्रतिफल के लिए आवश्यक तत्व निम्न है। नंबर फर्स्ट, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो, ये कहा गया, पहला पॉइंट है आपका। जो भी प्रतिफल देंगे, जो वचन करेगा, जो वादा करेगा, उसके इच्छा पे दिया गया हो। प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, ये भी कहा गया। तीसरा पॉइंट है, प्रतिफल भूतकालिक, वर्तमान तथा भावी हो सकता है। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया होना चाहिए, इसका मतलब क्या, फर्स्ट पॉइंट है इसमें।
प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया होना चाहिए। यदि प्रतिफल स्वच्छता पूर्वक या वचनदाता से भिन्न किसी अन्य की इच्छा पर दिया गया है तो वह विधिक प्रतिफल नहीं होगा। ये भी जान लीजिए, वो विधि के मान्य नहीं होगा। तो अगर विधि के मान्य होगा तभी प्रतिफल माना जाएगा। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो। देखिए तीसरा पॉइंट, वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है, भले ही वह वचनदाता को इसके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त ना हो। देखिए कोई लाभ की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वचनदाता है उस समय वो किया है प्रतिफल तो वो प्रतिफल माना जाएगा, वो मान्य होगा। लाभ से यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है। प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। देखिए नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार प्रतिफल वचन ग्रहीता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट है, इस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति भी संविदा को परिवर्तित कर सकता है, शर्ते वह संविदा का पक्षकार हो, जबकि प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। सॉरी दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, जबकि अंग्रेजी विधि में प्रतिफल केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जा सकता है। ये भी जान लीजिए, अंग्रेजी विधि में कि सिर्फ अंग्रेजी जो वचन ग्रहीता रहेगा वही प्रतिफल दे सकता है, बाकी और कोई नहीं। प्रतिफल भूतकालिक, वर्तमान तथा भावी हो सकता है। नंबर फर्स्ट है, जब प्रतिफल संविदा होने के पूर्व ही दिया जाता है तो वह भूतकालिक प्रतिफल बन जाता है। जब प्रतिफल संविदा के समय संविदा के तिथि पर दिया जाता है तो वह वर्तमान प्रतिफल बन जाता है। इस प्रकार का प्रतिफल किसी काम को करने हेतु दिया जाता है। देखिए आपका केस ला है इसका, ईस्टवुड बनाम केन्यान। अनाथ लड़की व संरक्षक न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस संविदा के अंतर्गत प्रतिफल भूतकालीन था। देखिए इस केस में ऐसा हुआ कि अनाथ लड़की थी, एक लड़का था, अनाथ लड़की थी जो कि संरक्षक के द्वारा वहाँ कोर्ट में मान करने के बाद उसको जो है न्यायालय ने कुछ दिया कि जो प्रतिफल भूतकालीन था, इसलिए हमें कुछ निर्णय नहीं लिया गया। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। आदित्य दास बनाम प्रेमचंद, इनके द्वारा देखिए के बाद में वादी अपने घर से दावत में कुछ लोगों को बुलाना चाहा। प्रतिवादी ने एक ठाकुर को उसकी अध्यक्षता करने के लिए बुलाने की प्रतिज्ञा किया, जो प्रतिज्ञा के पालन में असफल रहा। परिणाम स्वरूप दावत में आने वाले मेहमान खाना छोड़कर चले गए, तो वादी ने नुकसान के लिए वाद प्रस्तुत किया। तो ये कोर्ट में कुछ दायर किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी ने दावत का आयोजन अपनी इच्छा से किया था, इसलिए प्रतिवादी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आप अगर अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं तो अपने दोस्त को नहीं कोस सकते, इतना जान लीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तब आप कर सकते हैं, बाकी नहीं। लॉर्ड डेनिंग ने अपने लेख में व्यक्त किया कि इंग्लैंड में सदियों से ही यह विध रही है, विध रही है। इसमें केस है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। तीसरा अगला केस है इसमें बॉम्बे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दोनों केस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा केस इसमें बता दूँ। अब देख लेते हैं हम लोग अपवाद। जैसे कोई भी एक सेक्शन, जैसे कोई भी काम होता है तो जैसे आप हैं, अगर आप अच्छा भी हैं तो आप बुरा भी हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कुछ अपवाद है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह अच्छा भी हैं, आपको पूरी तरह आता भी है, आप पूरी तरह पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होगी। क्या बिना प्रतिफल करार शून्य है, इसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 25 देखिए, भारतीय संविधान अधिनियम के धारा 25 के अनुसार प्रतिफल रहित करार वैध है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना प्रतिफल के किया गया करार भी वैध होता है, ये कहा गया। धारा 25 के अनुसार प्रतिफल के बिना करार शून्य है। जान लीजिए प्रतिफल के बिना करार क्या है, शून्य है। कितना सेक्शन आपका 25 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्री हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा निवारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। प्रतिफल के बिना करार शून्य है, ये भी कहा गया है। जो कि प्रतिफल जब नहीं होगा करार शून्य होगा, सिवाय जबकि वह इनके अनुसार होगा। नंबर फर्स्ट है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कार्य किए गए करार। नंबर सेकंड है स्वच्छता से पूर्व में किए गए किसी कार्य के लिए प्रतिफल देने का वचन। पर सीमा अवधि से बाधित ऋण का भुगतान, ये कहा गया इनके द्वारा। ये 3 पॉइंट है, आप लोग जरूर सही से पढ़िएगा अच्छे से, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। एक बार आप लोग रीड कर लेंगे वैसे समझ में आ जाएगा, कुछ समझाने की बात भी नहीं। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कार्य किए गए करार। सेक्शन 25 फर्स्ट में दिया गया है,
ऐसा करार जो नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित होता होकर ऐसे पक्षकारों के बीच किया गया हो जो एक दूसरे के निकट संबंधी हैं, तो वह करार बिना प्रतिफल के बिना भी वैध संविदा है। परंतु शर्त है कि ऐसे करार लिखित में होना चाहिए और रजिस्ट्री होना चाहिए। जिसमें कहा गया है, देखिए, जब करार या प्रतिफल कोई भी मान्य होगा तो उसका लिखित होना चाहिए। देखिए, लिखित बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्री होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो नहीं मान जाएगा आपका। स्वेच्छा से पूर्व में किए गए किसी कार्य के लिए प्रतिफल देने का वचन, धारा जो है आपके सेक्शन जो है 25 के सेकंड में दिया गया। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य वचनदाता के लिए स्वेच्छा से पूर्व में किया हो जिसको करने के लिए ये स्वयं वचनदाता विधिक रूप से बाध्य था, तो ऐसे कार्य हेतु क्षतिपूर्ति या प्रतिफल करने का करार बिना प्रतिफल वैध है, कहा गया। एग्जाम्पल लिख देते, ए व बी के पुत्र का लालन पालन करता है। ए के लिए ए के इन खर्चों को बी चुकाने का मदद वचन देता है। यह वचन वैध संविदा है क्योंकि वह अपने बालक का लालन पालन करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था, ये कहा गया। इसके बाद अगला पॉइंट देख लिया, परसीमा अवधि से बाधित ऋण या भुगतान, सेक्शन आपका धारा 25 का थर्ड में दिया गया। कोई ऐसा करार जिसकी अवधि निकल चुकी है फिर भी पक्षकार ऐसे करार को स्वीकार करते हैं जो ऐसे करार के प्रतिफल सहित रहित होते हुए भी वैध माना जाएगा। देखिए, ऐसा अगर करार मान रहे हैं, अगर जान रहे हैं, तो फिर भी आपको वैध मानना पड़ेगा। यदि ऋण का जो कोई परसीमा विधि द्वारा अवधि अर्जित हो चुका है पूर्णतः या भागते चुकाने का लिखित करार करता है, तो ऐसा करार विधिमान्य संविदा होता है। देखिए, ऐसा करार आपका विधिमान्य संविदा होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए जो है बी को ₹500 का ऋण है। इस ऋण को चुकाने की अवधि निकल चुकी है, फिर भी बी ए को ₹300 देने का करार करता है। यह एक वैध संविदा मानी जाएगी। जान लीजिए, अगर कोई भी चीज़ आप लिए हैं अपने दोस्त से, तो ऐसा नहीं है कि आप 500 लिए हैं तो 500 ही देंगे। तो आप लोग करार कर सकते हैं कि 300 मैं इस महीने में दूंगा, 200 अगले महीने में दूंगा, इस तरीके से। तो कार्य जो का प्रतिफल होगा वो बाध्य होगा और संविधान के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार मतलब अनुसार होगा। तो जहाँ तक वीडियो शायद ख़त्म हो गया। बस दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक था। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग, और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अच्छे से अच्छा जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई ज़रूर करिएगा। मन करेगा तो करिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाई। आपको कंटेंट मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए मेरे भाई। कोई दिक्कत मेरे लायक हो तो बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। मैं हर एक चीज़ से मदद करूँगा, आपको हर हेल्प करूँगा। देखिए, हर एक समस्याओं का समाधान तो सूरज सर है ही है। थैंक यू।